ओके, तो चलिए आप लोग ने अपना रिजल्ट भी देखा, जिसमें आज हमारा जो था वो ट्रांसफार्मर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, जिसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी था। ठीक है, तो इनमें जो लोग अच्छा किए हैं वो भी, और जो लोग थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हो रहा है उन लोग भी थोड़ा सा मेहनत करने की कोशिश करेंगे और आगे जो है बेहतर करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए आज का हमारा जो पहला सवाल है, बढ़ते हैं उसके तरफ और अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ओके ओके, तो आज का हमारा जो पहला सवाल है, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारा जो 1600 वाट में फुल लोड पर कॉपर लॉस के हाफ लोड पर कॉपर लॉस क्या होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर में हम लोग बहुत प्रकार के लॉस पढ़े हैं, कॉपर लॉस, आयरन लॉस। इसमें जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर फुल लोड पर कॉपर लॉस 1600 वाट है, ठीक है ना, फुल लोड पर अगर ट्रांसफार्मर हमारा फुल लोड कंडीशन में है, उस कंडीशन में हमारा कॉपर लॉस 1600 वाट है, हाफ लोड पर हमारा कॉपर लॉस क्या होगा। तो आप लोग इमेजिन कीजिए कि आप लोगों को मैंने फॉर्मूला भी बताया था जब थ्योरी हम लोग पढ़ रहे थे, उस समय हम लोग डिटेल्स इसके बारे में पढ़े थे। ठीक है ना। तो इसके लिए देखिए थोड़ा सा एगो दूगो फॉर्मूला है जो कि आप लोग थोड़ा सा गौर करेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखिए बोर्ड वाला क्लीनिंग देख रहा है आप लोगों को। यस सर। देखिए थोड़ा गौर से सुनना भी है ना। तो यहाँ से देखिए आप लोग कि ये हाफ लोड पर कॉपर लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है। ठीक है ना। हाफ लोड पर जब कॉपर लॉस पूछेगा उसके लिए क्या फॉर्मूला है वो देखिए। ठीक है, तो हाफ लोड पर कॉपर लॉस निकालने का हमारा फॉर्मूला जो होता है, हाफ लोड के क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, है ना। यानी कि 1/2 के स्क्वायर इनटू फुल लोड कॉपर लॉस। ठीक है, ये हमारा हाफ लोड पे जब कॉपर लॉस पूछेगा तब। ठीक है ना। अब बात आती है कि कभी कभी पूछता है कि 1/4 है ना, 1/4 मतलब 1/4 कहने का मतलब कि 1/4 है ना। 1/4 अगर मान लीजिए कि हमारा 1/4 पे हमारा जो है वो कॉपर लॉस कितना होगा, उसके लिए भी हमारा फॉर्मूला सेम वही है। 1/4 अगर पूछ रहा है तो 1/4 के स्क्वायर इंटू क्या करेंगे, फुल लोड कॉपर लॉस। यानी कि हमारा फुल लोड कॉपर लॉस कितना है उसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए यहाँ से फर्स्ट जो हमारा न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। तो फॉर्मूला आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखिए यहाँ पे कि यहाँ दे रहा है हमारा फुल लोड कॉपर लॉस। फुल लोड कॉपर लॉस के मान हमारा दिया हुआ है कितना, 1600 वाट, है ना। फुल लोड हमारा जो है कितना दिया हुआ है, 1600। ठीक है, आवाज नहीं आ रहा है सर। आवाज नहीं जा रही है आप लोग के पास भी? कभी कभी घर घर आकर रुक जाता है और कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा अगर किसी को प्रॉब्लम हो भी रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। क्योंकि प्रॉब्लम होगा तो सबको होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए कि हाफ लोड कंडीशन में आप लोगों को मैंने एक फार्मूला बताया, 2 के स्क्वायर इंटू, पहले लिखेंगे यहाँ कितना, 1/2 के स्क्वायर इंटू कॉपर लॉस हमारा तो दिया हुआ है कितना, 1600 वाट। तो यहाँ हम क्या करेंगे, ये 1600 से गुणा करेंगे इसमें, है ना। 1/2 के स्क्वायर इंटू फुल लोड कॉपर लॉस जो कि हमारा 1600 वाट दिया हुआ है। यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 1/4 है ना, चूंकि ये स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/4 इंटू 1600। देखिए यहाँ से हम काट सकते हैं, 4 चौका 16, यानी कि हमारा
हाफ लोड जाएगा हमारा 400 वाट। बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ गए होंगे, है ना? यस सर। चलिए यहाँ पे अब बढ़ते हैं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही थी। कॉस्टली वाला हेडफोन मांग डायरेक्टर सर से यूज कीजिए आप। हाँ, बद्दी अभी आवाज ठीक है? हैं? यस सर। यस सर आ रही है। ठीक ठीक। तो चलिए यहाँ पे ये 800 वाट जो मारते हैं, ये सोचे होंगे कि फुल लोड पे इतना है तो हाफ लोड पे इतना होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये फॉर्मूला हम याद रखेंगे जरूर, है ना? हाफ लोड के लिए अगर पूछेगा तो हाफ के स्क्वायर इनटू फुल लोड कर देंगे, ठीक है ना? उसी तरह से अगला हमारा जो सवाल है, आप लोग देखेंगे गौर से और थोड़ा ध्यान देंगे कि हमारा अधिकतम इफिशियंसी के दौरान, देखिए कहीं कहीं से थोड़ी सी आवाज आ रही है, बर्दाश्त नहीं करेंगे फिर समझ लीजिए बात को। हम छोड़ते हैं आप लोगों की म्यूट करके, अच्छा नहीं लगता है मुझको। ज्यादा आंसर क्या से आवाज आ रहा है, समझने वाला ये गजब लड़का है यार। इकलौता है जो कि अनम्यूट है और उसी के यहाँ से आवाज आ रही है। अगर रिमूव कर दें तो प्रॉब्लम हो जाएगा उसमें। चलिए ठीक है, अगला हमारा जो सवाल है, अधिकतम दक्षता के दौरान किसी ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस जो है, यहाँ कॉपर लॉस होगा, कॉपर लॉस 1000 वाट है, तो आयरन लॉस क्या होगा? देखिए आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारा ट्रांसफार्मर की इफिशियंसी मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा, है ना? हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसकी इफिशियंसी मैक्सिमम किस कंडीशन में होगा? तो आप लोगों को याद होगा कि जब हमारा आयरन लॉस और कॉपर लॉस, है ना, आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों अगर इक्वल है, इक्वल कहने का मतलब बराबर, ठीक है? आयरन लॉस और कॉपर लॉस अगर हमारा इक्वल है, बराबर है, तो हमारा ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी जो होता है वो मैक्सिमम होता है, अधिकतम, ठीक है ना? तो वही हमारा क्वेश्चन, वहीं पे छुपा हुआ है आंसर भी, कि अधिकतम दक्षता के दौरान यानी कि मैक्सिमम इफिशियंसी के दौरान अगर हमारा ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस 1000 वाट है, तो हमारा आयरन लॉस भी क्या होगा? 1000 वाट हो जाएगा। वेरी गुड आंसर जिन्होंने किया है, अशरफ, ठीक है? तो ये हमारा आयरन लॉस भी 1000 वाट ही होगा, तो ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है कि अनुनादी फ्रीक्वेंसी यानी कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ज्ञात करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है ना? तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को सबसे पहले तो हम लोग एफआर से सूचित करते हैं, और इसको ज्ञात करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है तो क्या होता है? एफ आर इक्वल टू 1/2 पाई रूट अंडर एल सी, है ना? क्या होता है? एफ आर बराबर 1/2 पाई रूट अंडर एल सी। अब बात आती है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते किसको हैं? तो आप लोगों को पता है, जब हमारा एक्सएल और एक्सी के मान बराबर होगा, है ना, उस कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ठीक है? बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारा है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में कौन कौन से प्रकार होते हैं, है ना? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर जो हमारा होता है उसमें उनका कौन कौन सा प्रकार होता है, देखिए। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारा 2 टाइप का होता है ना? इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर कितने टाइप के? 2 टाइप के। पहला हमारा जो होता है करंट ट्रांसफार्मर होता है, और दूसरा हमारा जो होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है ना? इसीलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो दोनों होता है ना? दोनों सही है,
यानी कि दो टाइप इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का, दो टाइप। पहला हमारा जो है करंट ट्रांसफार्मर और दूसरा पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। बढ़िया से वीडियो बन रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, है ना। कि एक 10 केवीए का ट्रांसफार्मर, अरे रिकॉर्डिंग वीडियो ले रहे हैं ना, वीडियो मांगेंगे भाई, वीडियो चाहिए उनको। आइए तो राजा कर देंगे डायरेक्टर सर को भी। सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, लाइट की वजह से दिमाग खराब हो जाता है। क्लास के समय जब ये होता है ना। सर आवाज बहुत धीमा आ रहा है। चलिए आवाज आ रही है क्लियर ना? हेलो जी बोलिए। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कि हमारा 10 केवीए, कितना केवीए का? 10 केवीए का ट्रांसफार्मर है, जो कि खुले परिपथ टेस्ट में हमारा 400 वाट और लघु परिपथ टेस्ट में 900 वाट का पावर ले रहा है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा है, देखिए ध्यान देने वाली बात है कि 50% के लोड पर कॉपर लॉस क्या होगा, है ना। कॉपर लॉस क्या होगा? ठीक है, तो देखिए हमारा यहाँ आयरन लॉस से मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा आयरन लॉस जो होता है वो बिल्कुल फिक्स लॉस होता है, और ये हमको ओपन सर्किट टेस्ट से हम लोग क्या करते हैं, आयरन लॉस को मेजर करते हैं। ठीक है ना। लेकिन शॉर्ट सर्किट टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, कॉपर लॉस को मेजर करते हैं, है ना। शॉर्ट सर्किट टेस्ट में यानी लघु परिपथ टेस्ट में हम लोग कॉपर लॉस को मेजर करते हैं, यानी ज्ञात करते हैं। तो ये हमारा कॉपर लॉस जो है ना, वो दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 900 वाट। ठीक है, 900 वाट। अब हमारा क्वेश्चन जो बोल रहा है कि अगर 50% लोड कर दिया जाए तो उस कंडीशन में हमारा जो कॉपर लॉस होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे, क्योंकि इसके पहले हम लोग एक न्यूमेरिकल बनाए थे जहाँ पे कॉपर लॉस हमारा 1600 वाट दिया हुआ था और हाफ लोड पे कॉपर लॉस पूछ रहा था। ठीक है, तो हमारा ये फुल लोड पर मान लीजिए कि हमारा कॉपर लॉस जो है 900 वाट है, तो 50% लोड पर हमारा जो है कॉपर लॉस क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू उसको स्क्वायर में लेंगे, 1/2 के स्क्वायर इंटू 900 वाट, है ना। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, ये 225 वाट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि आप लोगों को कई बार बताए होंगे। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है कि एसी परिपथ के धारकीय प्रतिघात यानी कि हमारा XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस को ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए थोड़ा सा कोई इसमें हम रिपीट भी किए हैं। ठीक है ना। तो ये XC यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्ञात करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, XC बराबर 1/2 पाई FC। ये हमारा पाई है ना, जो कि हाइट नजर आ रहा है आप लोगों को। तो ये क्या होगा, XC बराबर यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है 1/2 पाई FC। इसको ओम में मेजर करते हैं, इसका यूनिट ओम होता है ना। नेक्स्ट सवाल और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का एडवांटेज क्या है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर का हमारा एडवांटेज क्या है, तो आप लोग को पता है कि हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का जो एडवांटेज है, 1 मिनट हम चाहेंगे थोड़ा सा रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए, है ना। अभी रिकॉर्डिंग थोड़ा स्टॉप हो गया था ये कटने के बाद, है ना। तो आते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा
रिकॉर्डिंग हम लोग भूल गए थे। देख रहे हैं एक चीज, काफी लोग जो है ना नहीं जुड़ पा रहे हैं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हमको कुछ समझ में आता नहीं है भाई, लेकिन आप लोग तो जानते हैं क्या प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेगा। चलिए ऑलरेडी रिकॉर्डिंग स्टार्ट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहाँ थे हम लोग? हाँ, तो ऑटो ट्रांसफार्मर का हमारा एडवांटेज क्या है ना। तो देखिए हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का एडवांटेज आप लोगों को बताए थे कि ये हमारा, इसको हम लोग वेरिएबल वोल्टेज भी इससे ले सकते हैं। सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि इसमें कॉपर की बचत होती है। क्या होता है? कॉपर की बचत होती है, ये सबसे पहला इसमें एडवांटेज होता है कि इसमें हमारा कॉपर का बचत होता है और इससे हम लोग वेरिएबल वोल्टेज भी ले सकते हैं। परिवर्तनीय ट्रांसफार्मर के भांति इसका यूज हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉपर की बचत हमारे यहाँ बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें और भी ऑप्शन होगा जो कि इसका एडवांटेज है ना। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और अगला सवाल हमारा है कि किस प्रकार का ट्रांसफार्मर सेकेंडरी को अलग नहीं करता है। यही चीज आप लोगों को बताए भी थे कि हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही वाइंडिंग होता है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रहता है ना, सिर्फ और सिर्फ एक वाइंडिंग। इसमें हम लोग टेपिंग करके रखते हैं और आवश्यकता अनुसार अपना वोल्टेज को वैरी करते हैं, यानी टेपिंग को वैरी करते हैं, जिससे हमारा आउटपुट वोल्टेज जो है वो कम बेसी मिलता है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो सेकेंडरी को अलग नहीं करता है, तो ये हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर ही है जो कि सेकेंडरी को अलग नहीं करता है, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी एक ही में होता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल जो हमारा है वो है कि किसी करंट ट्रांसफार्मर के एकल चक्र, प्राथमिक में चक्र जो है ये हमारा 10:1 अनुपात है। इसमें निम्न में से कौन एक प्राथमिक धारा है यदि द्वितीयक में मापी गई धारा 2 एम्पियर है, ठीक है। द्वितीयक मतलब सेकेंडरी में, है ना। तो यहाँ से डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई कर देना है सीधे एकदम। ये 10:1 है, ठीक है ना। तो उधर सेकेंडरी में बोल रहा है, तो वहाँ से डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा जो सेकेंडरी में मापी गई जो धारा 2 एम्पियर है, इसको डायरेक्ट यहाँ से वो फार्मूला याद कीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो वाला, है ना। उस फार्मूला पे हम लोग इसको निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 गुना 20, यानी सेकेंडरी में हमारा जो करंट होगा तो कितना हो जाएगा 20 एम्पियर, है ना। लगता है नेटवर्क थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, क्योंकि यहाँ लिख देता है बार बार। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि किसी ट्रांसफार्मर के नो लोड लॉस के 2 घटक है ना। नो लोड लॉस में भी हमारा 2 टाइप होता है। पहला हमारा जो होता है भंवर धारा यानी कि ईडी करंट लॉस, और दूसरा हमारा जो होता है हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। नो लोड टेस्ट में हम लोग क्या मेजर करते हैं, आयरन लॉस। आयरन लॉस में भी इसका 2 टाइप होता है। एक पहला जो होता है हमारा भंवर धारा यानी कि ईडी करंट लॉस, और दूसरा हमारा जो होता है हिस्टैरिसीस लॉस, है ना। तो बोल रहा है कि ट्रांसफार्मर के किस भाग में हमारा जो है हिस्टैरिसीस लॉस होता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर के किस भाग में हिस्टैरिसीस लॉस होता है, ये बहुत ही सही जवाब दिए हैं। ये हमारा ट्रांसफार्मर के कोर में जो होता है वो हिस्टैरिसीस लॉस होता है, क्योंकि आयरन लॉस भी उसी में होता है ना। हमारा आयरन लॉस जो है कोर में ही होता है, और ये आयरन लॉस का ही प्रकार है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा हिस्टैरिसीस लॉस जो होगा वो कोर में ही होगा, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल है कि किसी ट्रांसफार्मर के अति उष्मा का कारण क्या हो सकता है। कोई भी हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो काफी हीट हो जाएगा, उसका क्या रीजन हो सकता है ना। आवाज आ रहा है सर।
डबल आवाज आता है सर, डबल आवाज आता है उधर से। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम होगा आपके साइड में, है ना। चलिए तो हम क्या बोल रहे थे कि हमारा कोई भी ट्रांसफार्मर है, अति उष्मा का कारण क्या हो सकता है, यानी काफ़ी और उसमें हीट जनरेट हो जाएगा, तो किस कंडीशन में, है ना। तो अगर हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो काफ़ी अधिक लोड है ना, बहुत अधिक अगर लोड है तो उस कंडीशन में हमारा ट्रांसफार्मर में हीट जनरेट हो सकता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर हमारा जो है गर्म हो सकता है बहुत अधिक लोड के कंडीशन में। ठीक है, अगला सवाल हमारा जो है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन से है। ये पूछता है एग्जाम में, कई बार पूछा भी है, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्लस ITI, है ना, ये सारे वो आवाज नहीं आ रहा है सर क्लियर। और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्या? क्लियर आवाज नहीं आ रहा है सर। और लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्या? यस सर, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है यस सर। तरुण। हाँ भाई। चलिए हम सभी लोगों को अभी म्यूट कर दिए हैं, है ना, और देखते हैं फिलहाल क्या कंडीशन रहता है। ठीक है ना, अगर कोई दिक्कत होगा तो दीपक कुमार अपना वीडियो ऑन करेंगे और इंडिकेट करेंगे हमको, है ना, फिर हैंड रेज करेंगे अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो। ठीक है, देखते हैं, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और एक आवश्यक सूचना है, नीरज सर का कहना है कि आप लोगों को यही हम क्लास छोड़ेंगे उसके 15 मिनट बाद, है ना, आप लोग ईडी का क्लास ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जब भी हम छोड़ेंगे उसके 15 मिनट बाद। ठीक है सर। ठीक है सर। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमारा क्या है कि किसी ट्रांसफार्मर के वोल्टेज रेगुलेशन का प्रतिशतता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यानी कि एक लाइन में कहा जाए कि हमारा ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है ना। तो ये देखिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट है हमारा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखिए वी आर यानी वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज, है ना। नो लोड वोल्टेज कहने का मतलब है वह वोल्टेज जब हमारा ट्रांसफार्मर लोड से कनेक्ट नहीं है, वो हमारा हुआ नो लोड वोल्टेज। फुल लोड वोल्टेज कहने का मतलब क्या है कि हमारा ट्रांसफार्मर जब लोड से कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, नो लोड वोल्टेज माइनस का ये साइन है बीच में जो दिख रहा है, तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बट्टा में नो लोड वोल्टेज गुणे 100 क्यों, क्योंकि प्रतिशत में पूछ रहा है ना, वोल्टेज रेगुलेशन। ठीक है, तो नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज बट्टा में नो लोड वोल्टेज गुणे 100, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ठीक है ना, अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा जो है कि किसी ट्रांसफार्मर की ऑल डे दक्षता यानी कि इफिशियंसी, ऑल डे मतलब पूरे दिन, होल डे पूरा दिन, है ना। तो किसी भी ट्रांसफार्मर की ऑल डे इफिशियंसी को याद करने के दौरान हम लोग जब याद करते हैं तो उसका जो खपत होता है, उसकी आउटपुट जो पावर होती है उसका यूनिट क्या होता है ना। ऑल डे इफिशियंसी जो हम मेजर करते हैं उसमें जो हमारा पावर का जो खपत होता है, ठीक है ना, तो आउटपुट में हमारा जो पावर मिलता है तो उसको हम लोग किस चीज़ में मेजर करते हैं या उसका यूनिट क्या हो सकता है ना। तो इसको हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो kWh में, यानी कि किलोवाट घंटा में। इसमें मेजर करते हैं किलोवाट घंटा में, है ना। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमारा जो है कि किसी ट्रांसफार्मर की दक्षता मैक्सिमम कब होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई भी ट्रांसफार्मर है उसकी मैक्सिमम इफिशियंसी कब होगी, जब हमारा आयरन लॉस
और कॉपर लॉस दोनों जो है इक्वल होगा, यानी कि बराबर होगा, तो हमारा ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी होता है वो मैक्सिमम माना जाता है। कोई भी ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर हो। ठीक है, तो ये जान गए होंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत लोगों को एक चीज और देख रहे हैं कि ये डीपी जो है ना वो थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा है। बहुत लोग का जो डीपी जो है सही नहीं दिख रहा है, आप लोग थोड़ा सा उसको बेहतर कर लीजिए, क्योंकि कुछ लोग नए भी जुड़े हैं ना अभी ऑनलाइन टेस्ट, तो इसलिए हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम हो रहा है, फिर समझ पा रहे होंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, ये कदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है कि किसी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर का कार्य क्या होता है ना। कोई भी हमारा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में बहुत सारा पार्ट्स होता है, लेकिन उसमें एक पार्ट्स होता है जो हमारा ब्रीदर होता है ना। तो उसमें हमारा ब्रीदर का मेन वर्क जो क्या होता है, तो ब्रीदर देखिए क्या करता है कि हमारा टैंक में जो नमी वमी जो जाता है ना, नमी जिसमें ऑयल वगैरह हम लोग रखते हैं, तो उसमें नमी के जो प्रवाह होता है ना उसको रोकता है, यानी कि नमी को नहीं जाने देता है। ठीक है ना। ट्रांसफार्मर के अंदर में जो हम लोग जो टैंक जो हमारा होता है जिसमें ऑयल वगैरह रखते हैं, तो वो अंदर में नमी को प्रवेश होने से रोकता है। ये हमारा इम्पोर्टेंट कार्य है ब्रीदर का, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और अगला सवाल हमारा है कि किसी भी ट्रांसफार्मर में यदि सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग की चक्रों की दुगनी हो तो सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगी, है ना। नंबर ऑफ टर्न, हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसमें बोल रहा है कि अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न की संख्या प्राइमरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न की संख्या की दुगनी है तो हमारा सेकेंडरी में जो वोल्टेज मिलेगा वो कितना होगा, है ना। तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ टर्न हमारा दुगना हो गया किसमें, सेकेंडरी में, है ना। तो उसमें हमारा वोल्टेज के मान भी दुगना हो जाएगा, है ना। प्राथमिक वोल्टेज की दुगना, यानी कि प्राइमरी में जितना हमारा वोल्टेज मिल रहा है उसका दुगना हमारा मिलेगा किसमें, हमारा सेकेंडरी में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमारा है कि किसी धारा ट्रांसफार्मर की द्वितीयक में क्या होती है। हमारा करंट ट्रांसफार्मर के बारे में बोल रहा है कि हमारा करंट ट्रांसफार्मर में जो हमारा द्वितीयक आने का मतलब सेकेंडरी, है ना, उसमें क्या होता है। तो देखिए हमारा जो करंट ट्रांसफार्मर है उसके सेकेंडरी वाइंडिंग में जो होता है वो चक्रों की संख्या ज्यादा होती है, यानी कि नंबर ऑफ टर्न, है ना, नंबर ऑफ टर्न जो होता है वो ज्यादा होता है। ज्यादा होने का रीजन क्या है कि हम उसमें क्या करते हैं कि पतला तार यूज करते हैं, क्योंकि हमारा ये करंट ट्रांसफार्मर है तो इसमें हम लोग पतला वायर, अगर पतला वायर है तो जाहिर सी बात है कि हमारा नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा। अगर मोटा तार इस पे लपेटेंगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न कम होगा। लेकिन अगर वही पतला तार लेकर के इस पे लपेटेंगे तो हमारा नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होगा। लेकिन एक लाइन में याद रखना है कि हमारा करंट ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसमें जो है पतले तार के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होते हैं। अगर यही पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में पूछता है ना, तो वहाँ पे हमारा सेकेंडरी में क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न कम होता है। रीजन ये है कि वहाँ पे हम लोग मोटा वायर को यूज करते हैं। ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, और अगला सवाल हमारा है कि किसी स्टेप अप ट्रांसफार्मर के उपयोग द्वारा निम्न में से क्या बढ़ाई जा सकती है। क्योंकि ट्रांसफार्मर के बारे में आप लोग अच्छी तरह से पढ़े हैं, स्टेप डाउन स्टेप अप। तो स्टेप अप हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है, वोल्टेज के मान को बढ़ाता है ना। इस पर हम लोग डिस्कस किए थे अच्छी तरह से, इसलिए ज्यादा इस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, छोटा छोटा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। और पूर्व प्रकार के ट्रांसफार्मर में कितने चुंबकीय पथ बनते हैं। पूर्व प्रकार के ट्रांसफार्मर में कितने चुंबकीय पथ होते हैं। देखिए हम लोग बहुत टाइप के ट्रांसफार्मर पढ़े हैं, जिसमें कि हमारा ये कोर टाइप, ठीक है, सेल टाइप, पेरी टाइप। ठीक है, इसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारा कोर टाइप जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें चुंबकीय पाथ
उसमें हमारा जो चुंबकीय पाथ होता है, चुंबकीय पाथ जो होता है वो क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक, यानी चुंबकीय रास्ता जो होता है सिर्फ एक, किसमें, हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। उसके बाद आप लोगों को बताया थे सेल टाइप, है ना। सेल टाइप में हमारा जो चुंबकीय पाथ की संख्या जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, 2। वहीं बेरी टाइप में आते हैं तो बेरी टाइप में बहुत थोड़ा सा जटिलता होता है उसमें, है ना। तो उसमें हमारा जो चुंबकीय पाथों की संख्या होती है वो अनेक होती है। हम लोग विद इन 1 से 1.5 मिनट के अंदर डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो फिर से हम लोग जुड़ेंगे और क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारा है कि जब किसी एम्पलीफायर की तुलना की जाती है तो ट्रांसफार्मर नहीं कर सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक एम्पलीफायर है और एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है ना। एम्पलीफायर और एक ट्रांसफार्मर है, तो दोनों में अगर तुलना किया जाए तो हमारा ट्रांसफार्मर क्या नहीं कर सकता है, ठीक है। तो उसमें देखिए क्या होता है कि आउटपुट में पावर को नहीं बढ़ा सकता है। एम्पलीफायर के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि आउटपुट में पावर को तो ले सकते हैं, आउटपुट में पावर बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन हमारा ट्रांसफार्मर में ये प्रोसेस नहीं है, यानी कि आउटपुट पावर को नहीं बढ़ा सकता है। आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारा ट्रांसफार्मर जो है सिर्फ और सिर्फ करंट और वोल्टेज इसी के मान को वैरी करता है, लेकिन इसमें हमारा जो फ्रीक्वेंसी होता है और पावर जो होता है उसको सिर्फ चेंज नहीं करता है, परिवर्तित नहीं करता है, सिर्फ ट्रांसफर करता है ना। तो ये सब बात को ध्यान रखना है, हमारा फ्रीक्वेंसी और पावर सिर्फ ट्रांसफर करेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना हम इनपुट में देंगे उतना ही आउटपुट में उससे ले सकते हैं, बस, ठीक है। तो एम्पलीफायर की तुलना में हमारा ट्रांसफार्मर जो है आउटपुट पावर को नहीं बढ़ा सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल हमारा है जो कि देखिए ये बहुत ही सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि चैप्टर वाइज आप लोगों को दे दिए थे जानबूझ करके, क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत